Friends, very good morning. Today we are going to discuss some more questions. Friends, अभी हम डेली 5 to 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. होप आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्प कर रहे होंगे वो. तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं. द सब्सक्रिप्शन एंड रीपर्चेज इज अवेलेबल ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस. तो वो कैसा फंड होता है? ओपन एंडेड फंड होता है, जिसमें कि हम कभी भी पैसा लगा सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं. लीगल सेटअप ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज इन द फॉर्म ऑफ. लीगल सेटअप कैसा होता है म्यूचुअल फंड का? वो होता है ट्रस्ट की फॉर्म में. ठीक है, वो हमारे से पैसा लेते हैं और आगे शेयर्स में और बॉन्ड्स वगैरह में लगाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डैश व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन अदर स्कीम्स ऑफ द स्कीम या डिफरेंट म्यूचुअल फंड इज कॉल्ड एज. मतलब जब हमारे से पैसा ले लिया और दूसरी तरह की स्कीम्स या फिर उसी तरह की स्कीम्स में और हमें म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? फंड्स ऑफ फंड, म्यूचुअल फंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डिस्कवर्ड प्राइस. डिस्कवर्ड प्राइस किसे बोलते हैं? बुक बिल्डिंग इशू को डिस्कवर्ड प्राइस बोलते हैं. कोई कोई टर्म्स होते हैं उनका आपको कई बार मीनिंग भी पूछ लेते हैं, जैसे कि स्पॉट प्राइस, टर्म, स्पॉट रेट. इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. डैश द सब्सक्रिप्शन एंड रीपर्चेज इज अवेलेबल ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस. तो वो क्या होता है? ओपन एंडेड फंड होता है. म्यूचुअल फंड सेटअप कैसे होते हैं? एज अ ट्रस्ट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फाइनेंशियल गारंटी, इसका एग्जांपल बताना है आपने. ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है. बैंक गारंटी और एलसी क्या है आपकी? नॉन फाइनेंशियल गारंटीज है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. पेंडिंग केसेस ऑफ डिसीज डिपॉजिटर टू बी रिपोर्टेड टू. जो डिपॉजिटर्स हैं उनका डिजीज केस है, मतलब किसी ने पैसे जमा करे और उसकी डेथ होगी, तो उसका पैसा किसको मिलना चाहिए? नॉमिनी को मिलना चाहिए. तो वो अगर पेंडिंग केसेस हैं तो वो किसको रिपोर्ट करेंगे? कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ द बोर्ड या फिर आरबीआई को. ठीक है, अगर उसमें डिले हो रही है तो. वैसे डिले नहीं होनी चाहिए, जो भी नॉमिनी है उसको 15 डेज में पैसे दे देने चाहिए. ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स. देखो, ये क्वेश्चन कई बार आते हैं जिसमें कि आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और एक ऑप्शन गलत होगा. तो हमने यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए हमने ऑफ बैलेंस शीट के सिर्फ सही वाले आंसर लिए. तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कौन कौन से हैं? पहला है आउटस्टैंडिंग फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स. दूसरा है ओपन पोजीशन इन गोल्ड, ये भी एक ऑफ बैलेंस शीट आइटम है. टेक आउट फाइनेंस, ये भी क्या है? एक ऑफ बैलेंस शीट आइटम है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मार्जिन इन केस ऑफ लोन अगेंस्ट एफडीआर या एनएससी केवीपी. देखो, एफडीआर वगैरह के अगेंस्ट में आपने कितना मार्जिन रखना है? 10% रखना है. ठीक है. क्रेडिट रिस्क इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ. क्रेडिट रिस्क किसकी फॉर्म में नहीं होता? इक्विटी प्राइस चेंज के फॉर्म में नहीं होता. क्रेडिट रिस्क बेसिकली होता क्या है कि जब आपने किसी को लोन दे दिया और लोन रीपे ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? क्रेडिट रिस्क कहलाएगा. ये इक्विटी प्राइस चेंज किस तरह का है? मार्केट रिस्क है ये. मतलब आपने कोई शेयर खरीदा और आप शेयर की वैल्यू जो है बहुत कम होगी, तो क्या हो गया? आपको इक्विटी शेयर प्राइस चेंज का इफेक्ट आ गया. क्रेडिट रिस्क अराइजेस ड्यू टू. क्रेडिट रिस्क क्यों आता है? बैंक्स डीलिंग विद इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट और बैंक्स. क्रेडिट रिस्क क्यों आता है? क्योंकि आपने बैंक्स ने लेंडिंग करी, इंडिविजुअल्स को करी, कॉर्पोरेट्स को करी या फिर और बैंक्स को करी और उनसे पैसा नहीं आया, तो वो क्या कहलाता है? क्रेडिट रिस्क हो जाता है उसके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मार्केट रिस्क टेक्स इन द फॉर्म ऑफ. मार्केट रिस्क किस फॉर्म में होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की फॉर्म में भी होता है. जैसे देखो, आपने यूएस डॉलर खरीद दिया 70 रुपीज़ के रेट पे और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? उसकी वैल्यू कम होगी, उसकी वैल्यू 60 रुपये पे आ गई, तो क्या हो गया? आपको 10 रुपये का नुकसान हो गया. तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन की वजह से क्या हो जाता है? मार्केट रिस्क हो जाता है. नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं. सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शंस आर कवर्ड अंडर डैश रिस्क. सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शंस जो होती हैं, सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन कौन सी होती हैं? एआरसी जो करती है आपकी, जो लोन खराब हो जाते हैं और उसके बाद में आप एआरसी को सेल करते हो, उसमें क्या होता है? क्रेडिट रिस्क होता है. क्रेडिट रिस्क तो वैसे ही है, अगर मान लो लोन रिपे नहीं हो रहा हुआ, एनपीए में गया हुआ है, तो वो पहले ही एक तरह का क्रेडिट रिस्क है. FDI रिक्वायर बैंक टू अंडरटेक प्रॉफिट या लॉस इवैल्यूएशन ऑफ फॉरेक्स पोजीशंस एट द एंड ऑफ ईच. FDI क्या कहता है कि बैंक को अपना प्रॉफिट या लॉस फॉरेक्स की पोजीशंस में कब बताना चाहिए? तो वो एट द एंड ऑफ ईच मंथ. ठीक है, वो इसलिए ताकि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लॉस करके बैंक्स बैठ जाएं और इंडिया की इकोनॉमी पे इफेक्ट आए. एंटाइटीज विच आर ऑथराइज्ड ओनली टू बाय फॉरेन करेंसी नोट्स एंड ट्रेवलर्स चेक्स आर नोन एज. ऐसी एंटाइटीज
या ऐसे डीलर्स जो कि सिर्फ फॉरेन करेंसी और ट्रेवलर्स चेक खरीद या बेच सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? ऑथराइज पर्सन कैटेगरी 3। ये ध्यान रखना कि कैटेगरी 3 में आएंगे वो 3। नेक्स्ट क्या है? डैश कैपिटल इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री कैपिटल। ऐसा कौन सा कैपिटल है जिसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री कैपिटल बोलते हैं। तो इसका आंसर है टायर 2। टायर 2 को बोलते हैं सप्लीमेंट्री कैपिटल। टायर 1 कैपिटल कंसिस्ट ऑफ मेनली, देखो इसमें आपको कई बार 4 ऑप्शंस देके पूछ लेगा, तो हमने यहाँ राइट ऑप्शन देखे हैं। शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ टायर 1 कैपिटल। डिस्क्लोज रिजर्व्स, ये भी क्या है? टायर 1 कैपिटल के पार्ट है। एन एसेट इज, एसेट क्या है? यूज ऑफ फंड्स, मतलब कोई भी फंड्स है उसका यूज क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। जैसे मान लो आपके पास कोई बिल्डिंग है, उसको आप रेंट पे चढ़ा देते हैं, तो वो क्या है? एक एसेट है, ठीक है। और जब तक वो रेंट नहीं ला रही है आपके लिए, वो एक लाइबिलिटी है, क्योंकि उसकी मरम्मत करानी पड़ रही है कुछ है, तो वो एक तरह की लाइबिलिटी है।